गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 4 शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने जो है वो 15 ग्रुप का असाइनमेंट करा दिया था। और जो बच्चे बोर्ड वाले हैं एक बात ध्यान रखिएगा कि उसमें पूरा असाइनमेंट मत पढ़िएगा। वो तो मैंने बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन उसमें दे दिए हैं नीट के जेई के हिसाब से। जो बोर्ड वाले हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी का जो रीजनिंग क्वेश्चंस आपके बुक में दिया हुआ है उसी को निशान लगा के सेलेक्ट करके वहाँ से आंसर खींच लेंगे। यानी हर ग्रुप में मैक्सिमम 12-13 रीजनिंग मिलेंगे, 12-13-14 मैक्सिमम। तो वो अपने हिसाब से निशान लगा लीजिएगा सेलेक्ट कर करके। और मैं आपको बता दूं कि पी ब्लॉक में मैंने आपको पहले बता रखा है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड रहेगा। एकदम सीधा क्वेश्चन रहेगा। बोर्ड में बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जितना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो वो उस क्वेश्चन 2 मिनट बन जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं 16 नंबर ग्रुप का। ठीक है जी, ग्रुप नंबर 16 का रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 16, इसमें हम लोग क्वेश्चंस को बारी बारी से देखेंगे। और क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्सेप्ट जनरेट कर लिया है, बहुत सारी बातें हमको पहले से पता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर क्वेश्चन हमको समझ में आ जाएगा पढ़ते ही तो डेफिनेटली हम उसको आंसर को पढ़ेंगे नहीं, अपने आप एनालाइज कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाइल ऑक्सीजन शो ओनली डाइवैलेंसी वाइल अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 16 ऑल्सो वेरिएबल वैलेंसी, गिव द रीज़न। और इसी में एक और सवाल है कि वाई डज ऑक्सीजन नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +6। तो ये वही बात है कि ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा वैलेंसी शो नहीं करता है। तो इसका राज तो हमें मालूम है, वैकेंट डी ऑर्बिटल उसमें नहीं है, कॉन्जेनर है। चलिए इस क्वेश्चन पर निशान लगा लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी बच्चों, पढ़ लीजिएगा, ये मैंने बता रखा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। वाई ऑक्सीजन शो ओनली डाई वैलेंसी, ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी है ना, उसी तरह से आ गया है, 2 वैलेंसी शो कर रहा, उस पर भी निशान लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि द टेंडेंसी टू शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिमिनिशेस फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम, यानी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, यानी जो 2 वैलेंसी इस्तेमाल हो रहा है, वो -2 का जो टेंडेंसी है, -2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो नीचे आने पे ये जो टेंडेंसी है -2 वाली वो घट जाती है। और वो ऑब्वियसली घट जाएगी क्योंकि सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तो ऑक्सीजन ही है, तो वो सबका बाप है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, तो उसका तो -2 होगा ही। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो -2 की जगह वो +2, +4, +6 में चला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो इसका आप आंसर पढ़ लीजिएगा, निशान लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चेक कीजिए, निशान लगाते चलिए, टाइम पास मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी इज मच लार्जर देन सल्फर बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, ये तो मैंने बता रखा है कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है ना, तो बॉन्ड ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ये बात हम लोग ऑलरेडी नाइट्रोजन में भी पढ़ा है 15 ग्रुप में। चलिए इसका आंसर मत पढ़िएगा, खाली निशान लगाते रहिए। अगर कोई डाउट हो तभी मुझसे पूछिए, नहीं तो एक बार रीडिंग ध्यान से मार के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, OF6 नहीं बनता है क्यों? OF6 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा OF6 क्यों नहीं बनता? तो ये तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन है ना 6 वैलेंसी तो कभी बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता भाई बोलो? क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं। अब देखो कितना आसानी से बात समझ में आ रही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, SF6 बनता है लेकिन SH6 नहीं बनता। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है SF6 बनता है, SH6 नहीं बनता। अब देखो ध्यान से, सल्फर तो दोनों में है। अब ध्यान से देखो, सल्फर का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p4 होता है। ठीक है जी, और 3d पूरा क्या होता है बच्चों? खाली होता है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ये 3s हो गया और ये 3p हो गया। ठीक है जी, 1 2 3 और 1 4। अब बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलिए? सिर्फ 2 ही है ना। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बोलता है कि SF6 बन जाता है लेकिन SH6 नहीं बनता। अब बताओ यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 करेंगे तभी ना 6 बॉन्ड बनेगा। और 6 अनपेयर्ड करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं, एनर्जी चाहिए ना। तो वो एनर्जी जिसको वो ड्राइव करेगा वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो दिमाग लगा के सोचो, एनर्जी ड्राइव तभी हो सकती है, एनर्जी तभी आ सकती है जिससे वो बाउंड बना रहा हो, वो मजबूत बाउंड बना रहा हो।
जैसे अगर आप कोई काम के लिए ड्राइव होते हैं या कोई काम आप करना चाहते हैं तो आपको फोर्स कौन देता है? जो उसका फ़ायदा होता है वही फोर्स देता है। जैसे आप मेरे पास क्लास करने आ रहे हैं तो आप इसलिए आ रहे हैं ना कि फ़ायदा हो रहा है इसलिए आप आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा तो बहुत जल्दी से आएंगे, है ना, उठ करके सीधे आए। जैसे कोई दुकानदार जो दुकान खोलता है तो वो 8 बजे खोलेगा कि 6 बजे खोल देगा कि 11 बजे खोलेगा, वो डिपेंड करता है उसको उस दुकान से कितना फ़ायदा हो रहा होता है। तो वहाँ पर भी यहाँ पर भी यही मसला, क्योंकि आप जानते हैं फ्लोरीन का साइज छोटा है और हाइड्रोजन जो है साथ में ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और यहाँ से जब बॉन्ड बनेगा तो उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराना पड़ेगा 6 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन करने के लिए, फ्लोरीन का क्या होगा, बॉन्ड बनाने में एडवांटेज मिलता है, इसलिए वो एक्साइट करवा लेता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में उसको ये फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो SH6 नहीं बनाता है। बात समझ में आ गई? यानी बस इतनी सी बात समझ लो कि हमेशा वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है जो एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है। एनर्जेटिकली फेवरेबल होने का मतलब कि जो बॉन्ड बनेगा तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, इसलिए वो ऐसा कर लेगा। लेकिन अगर बॉन्ड बनने में ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा होगा तो वो ऐसा नहीं करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कराएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन फ्री का मामला नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में भी एनर्जी खर्च होती है, तो वो एनर्जी कोई खर्च तभी कर सकता है ना जब बॉन्ड बने, ज़्यादा एनर्जी निकले। इसका जवाब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट IP ऑफ फास्फोरस इज मोर देन सल्फर। ये ऑलरेडी 15 ग्रुप में डिस्कस कर रखा है मैंने कि 15 ग्रुप का IP 16 ग्रुप से बड़ा होता है हाफ फील्ड की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आइए। द सेकंड IP ऑफ सल्फर इज हाइयर देन दैट ऑफ फास्फोरस। सेकंड IP का मतलब क्या होता है जरा बताओ? पहला IP होगा यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर दूसरा IP होगा तब तो हमको हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और हाफ फील्ड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ ही जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकालने का मामला थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और ये इसलिए भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो इसका जवाब भी हम समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है जी। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो क्या है, और वो क्वेश्चन नंबर 9 है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन निगेटिव होता है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि पहली बार जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी निगेटिव करेगा यानी निकालेगा, लेकिन दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो एनर्जी निकालेगा नहीं बल्कि एनर्जी खर्च होने लगेगी। उसकी वजह वेरी सिंपल है, क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के रिजल्ट में एनर्जी बाहर आ जाएगी। लेकिन जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑलरेडी ऑक्सीजन पे पहले से एक माइनस चार्ज आ चुका है, नहीं आ चुका, तो जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को और उस पर पहले से एक माइनस चार्ज आ चुका है तो इसके माइनस में और उसके माइनस में रिपल्शन होने लगेगा। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा ना कि रिपल्शन को ओवरकम करके ही ना अंदर इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, इसलिए दूसरी बार एनर्जी लगानी पड़ती है। ये वही बात है कि जैसे आपने खाना खा लिया और जब पेट भर चुका है, ठीक, उसके बाद भी अगर कोई ऑफ़र दे दे कि भैया है ना कुछ स्पेशल है ना आपको देने लगे, तो बोलेगा नहीं ऐसे तो खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बहुत फोर्सली, जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, खाना वाना खा लिया लेकिन कोई दोस्त मिल गया, अरे नहीं यार तेरे को तो मेरे साथ खाना ही पड़ेगा, है ना, तो कहेंगे कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती रसगुल्ला मुँह में है ठूस देता है। इसका तो वो ना करता रहता ना, होता है ना ऐसा, और जल्दी रसगुल्ला दे दो करते हुए खाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसकी वजह क्या है, ये वही बताया, क्योंकि अंदर का जो खाना है वो आने वाले खाना को रिपेल करेगा, क्योंकि जैसे आपका पेट भरता है ना तो आपको सिग्नल मिलने लगता है कि भैया आप मत लियो यार, खतरनाक स्टेटस है, हालत ख़राब हो सकती है। तो ये वही बात है कि जब पहली बार इलेक्ट्रॉन डाला तो अट्रैक्शन से डाला, है ना, लेकिन अगली बार जो इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो अट्रैक्शन नहीं ना होगा, बल्कि ऑलरेडी माइनस चार्ज आ चुका है ना ऑक्सीजन पे, और आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी तो माइनस ही चार्ज है ना, तो रिपल्शन होने लगेगा, इसलिए वो क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। इसलिए पहली बार माइनस होगा, दूसरी बार प्लस होगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। ऑल्दो ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन सल्फर बॉन्ड एनर्जी, द टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू 3 ओनली, गिव द रीजन। यानी बोलता है कि ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो नहीं करता? तो ऑक्सीजन इसलिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, ठीक है, और वहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है ऑक्सीजन के पास नहीं,
अब जैसे ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी 2 बॉन्ड तो बना सकता है नहीं, ठीक है। अब वो 2 बॉन्ड बना सकता है, यानी क्यों बना सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब साइज छोटा होता है तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है, तो वो ऑक्सीजन जो है फर्दर नहीं जुड़ना चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपस में ही मामला सलटा लेता है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। सल्फर में तो ये एबिलिटी नहीं है ना, मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो उसकी तो मजबूरी होती है कि अलग अलग आइटम से जुड़े, तो जब ज़्यादा अलग अलग आइटम से जुड़ेगा तो एसिड में बदल जाएगा, ये मसला है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि वाई डज सल्फर इन वेपर स्टेट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। सल्फर जो है वेपर स्टेट में पैरामैग्नेटिक हो जाता है, तो उसकी वजह क्या है, ध्यान से देखो। सल्फर जो है 2 स्टेट में होता है, एक तो होता है सॉलिड में और एक होता है गैस में। तो मैं आपको बता दूं कि जब वो सॉलिड में होता है तो ध्यान से देखना, जब वो सॉलिड में होता है तो S8 की शक्ल में होता है, लेकिन जब वो गैस में होता है तो वो S2 की शक्ल में होता है। कौन सा फॉर्म में होता है, S2 की फॉर्म में। और S2 में इसका रिजेंबलेंस O2 से आता है। किससे आता है, O2 से। याद करो, आपने अगर 11th क्लास में एमओ डायग्राम बनाया होगा तो ऑक्सीजन के पाई स्टार में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो जब वो गैस में रहेगा, सल्फर को जब आप हीट करोगे तो वो S8 के फॉर्म में नहीं रहेगा, बल्कि किस फॉर्म में बदल जाएगा, S2 के फॉर्म में। इसलिए इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। इज इट क्लियर। एक बार रीडिंग मार लीजिए जल्दी से, जल्दी से रीडिंग मारिए। बहुत फास्टली रीडिंग मारिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। अब आइए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है फार्मूला O2 व्हाइल सल्फर इज S8। इसका भी आंसर हमको मालूम है, क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है इसलिए O2 बन जाता है, लेकिन सल्फर मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं बना सकता, इसलिए उसकी मजबूरी है अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग आइटम से जुड़ेगा, वो S8 में बदल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, वो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्लियर हो गया, निशान लगाते चलिए। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज ऑक्सीजन इज गैस व्हाइल सल्फर इज सॉलिड। इस क्वेश्चन का भी जवाब हमको मालूम है, क्योंकि ऑक्सीजन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में आपस में डबल बॉन्ड है और सल्फर में तो डिस्क्रीटनेस नहीं होती ना, वो तो 8 एटम से जुड़ेगा तो डेफिनेटली वजन बढ़ जाएगा, इसीलिए वो सॉलिडिफाई कर जाएगा। नहीं समझ में आया क्या। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब हमको मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, ऑक्सीजन गैस इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। इस क्वेश्चन का भी जवाब मालूम है, क्योंकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इनर्ट होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि ऑक्सीजन इनर्ट होता है, लेकिन जब एक बार अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, कंबशन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, कंबशन। और कंबशन जहाँ होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, वो कंबशन जहाँ होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक होगा, इसका मतलब ऑलरेडी रिएक्शन से हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तो उसका हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होने के बावजूद भी वो सपोर्ट देने लग जाएगा, क्योंकि जो हीट बाहर जनरेट हो रहा है वही हीट डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के तोड़ना शुरू कर देगा। तो पहली बार तो हीट लगेगा, अगले बार जो है अपने ही हीट से वो क्या करेगा, अपने ही डबल बॉन्ड को तोड़ तोड़ के रिएक्शन में इन्वॉल्व होना शुरू कर देगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, कौन कौन से मैं बताया था, 15, 16, 17 में डाउन द ग्रुप एंगल घटता है ना। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और साथ ही साथ जब साइज बढ़ता है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रिपल्शन होता है वाटर में। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा कि बॉन्ड की लंबाई बढ़ रही है और एंगल में जो है कमी आती जाएगी, क्योंकि लोन पे झटका मारेगा, एंगल घटता चला जाएगा। ठीक है जी, ये वही बात है जो अमोनिया में हमने 15 ग्रुप में देखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटर इज मोर पोलर देन H2S। वाटर ज़्यादा पोलर होता है H2S से। तो ये तो सिंपल बात है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो इसलिए ज़्यादा पोलर होगा, यानी इस पर ज़्यादा चार्ज डेवलप करेगा, और H2S में ऐसा नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाटर इज लिक्विड है ना, व्हाइल रेस्ट मेंबर इज गैस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर इसलिए लिक्विड है क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, इसलिए वो लिक्विफाई कर जाता है। एम आई राइट। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस। तो इसका भी वही जवाब होगा, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और H2S में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, वाटर इज न्यूट्रल बट अदर ग्रुप 16 ग्रुप आर वीकली एसिडिक। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हाइड्राइड की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे बॉन्ड की लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है,
क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा, तो एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी, बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी घटेगा, तो एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगा। ये मैंने 15, 16, 17 को एक साथ चिपका के याद करने को कहा, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, इसका आंसर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। H2S इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन वाटर। इसका भी जवाब हमें मालूम है। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो हाइड्रोजन दे दे। और हाइड्रोजन कौन जल्दी देगा? जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा जब जिसका बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी, और बॉन्ड की लंबाई ज्यादा कब होगी? जब एटम का साइज बढ़ेगा। तो H2O और H2S में सल्फर का साइज बड़ा है, तो वहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपने आप कम हो जाएगा, इसलिए H2S स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एम आई राइट? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। SF6 इनर्ट होता है, लेकिन SF4 है, ACF4 हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो SF6 क्यों इनर्ट होता है? ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है SF6 इनर्ट होता है, तो इसके इनर्ट होने की वजह क्या? ध्यान से देखो, सल्फर में ये जो है ना हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2 होता है। क्या होता है बच्चों? sp3d2। अब बताओ, यहाँ पर जब sp3d2 होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब देखो, एक नहीं कितने सल्फर, कितने फ्लोरीन घेर रहे हैं सल्फर को? बोलो ना यार, 6। अब बताओ, सबका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है कि नहीं कर रहा? इस बॉन्ड का रिजल्टेंट इससे कैंसिल हो रहा, ये बॉन्ड इसको कैंसिल कर रहा और ये बॉन्ड इसको कैंसिल कर रहा। डाइपोल मोमेंट समझते हैं ना? फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन ये वाला डाइपोल ये वाले डाइपोल को कैंसिल करेगा, और इसका मतलब इसका म्याऊ 0 होगा। म्याऊ 0 होना मतलब म्यू 0, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। अब बताओ, डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो खुद सोचो क्या होगा? डाइपोल मोमेंट अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर मॉलिक्यूल पे कोई पोलरिटी नहीं रह गई है। इसका मतलब कोई भी आकर के उस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज नहीं है उस पर, ओवरऑल चार्ज तो न्यूट्रल है। दूसरी बात कि इसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, डी ऑर्बिटल खाली है, लेकिन फिर भी कोई नहीं आ सकता, क्योंकि क्या है? एक साथ 6 फ्लोरीन ने घेर रखा है, तो इसी को कहते हैं कि स्टेरिकली हिंडर्ड है वो। क्या है वो? स्टेरिकली हिंडर्ड। जैसे ये वही बात है कि मेरे को अगर 6 आदमी घेर करके रखे हैं, जैसे मोदी जी को 10 आदमी घेरे रहता, तो कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता जो किसी को कोई मार दे फॉर एग्जाम्पल, या उनसे हाथ मिला ले, है ना? तो मेरे को अगर 6 आदमी घेरेगा और तौहीद मुझसे मिलना चाहेगा, तो मेरा क्या होगा? जो 6 बाउंसर उठा कर फेंक देगा नहीं तौहीद भाई को 2 किलोमीटर। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये वही बात है। बाकी जो रेस्ट मेंबर के बारे में जो वो कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि देखो ओवर क्राउडिंग नहीं है वहाँ पर, और डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, आसानी से रिएक्शन कर लेता है। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन आइए। हाँ, ACF6 में भी वही मामला, लेकिन वहाँ पर साइज बढ़ रहा ना, साइज बढ़ रहा ना, तो साइज बढ़ रहा तो बॉन्ड एनर्जी थोड़ी कम भी होगी ना, तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो मतलब बॉन्ड तोड़ना आसान भी हो जाएगा ना थोड़ा, तो इस हिसाब से ये मामला आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, यानी स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटा साइज किसका भाई? फ्लोरीन का। और अभी मैंने बताया था कि साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा होगा तो बॉन्ड की लंबाई कम होगी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 23 आइए। हाउ ओजोन इज प्रोड्यूस इन एटमोस्फेयर। तो ओजोन कैसे बनता है समझ लो। ओजोन जो है बनता है एटमोस्फेयर में, इधर देखो सबको, ऑक्सीजन O2 जो है वो आपस में रिएक्शन करता है, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट। और यूवी लाइट को वो खर्च करता है और O2 से O3 में बदलता है, और ये O2 से O3, O3 से O2, O2 से O3, O3 से O2 में रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल। तो ध्यान से देखना, जब O2 से वो O3 में बदलेगा तो वहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और O3 थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता। क्या बोला? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता है। इसलिए अगर आप ओजोन बनाएंगे भी तो साइलेंट स्पार्किंग से बन सकता है, क्योंकि इसमें हार्डली जो प्रोडक्शन बनता है, जैसे मान लो अगर 100 मॉलिक्यूल बना तो इसमें 90% मॉलिक्यूल वापस टूट करके फिर से O2 में बदल जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए ओजोन को बनाते वक्त खास एहतियात बरता जाता है, क्योंकि ओजोन जो है था वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। इसलिए O2 जनरेट होगा, O2 से O3 में बदलेगा तो वो यूवी लाइट को खर्च करेगा और फिर वापस O3 O2 में बदलेगा, यानी वहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट है, O2 O3 O3 O2 O2 O3 O3 O2, और इसी बेसिस पे वो यूवी लाइट, सन से यूवी लाइट निकलता है ना भाई, तो उस यूवी लाइट का जो कंजम्पशन है वो इसी प्रोसेस में हो जाता है। इसलिए आपको मैंने बताया होगा पहले भी कि अल्लाह ताला ने हमारे एटमॉस्फेयर को जो सुरक्षित रखा है, यूवी लाइट से बचाया है, वो इसी प्रोसेस को चला के बचाया हुआ, यानी O2 O3 में बदलता रहता है और उसके दौरान यूवी लाइट खर्च होता है। इसलिए यूवी लाइट हमारे अर्थ पे नहीं आता। अगर यूवी लाइट हमारे अर्थ पे आना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा बताओ?
फिर तो वही हो जाएगा कि भाई है ना सारा का सारा यूवी लाइट है ना, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन है वो, तो अर्थ गर्म हो जाएगा। अर्थ गर्म हो जाएगा तो अंटार्कटिका का जितना बर्फ़ पिघल जाएगा, और अंटार्कटिका का सारा बर्फ़ पिघला तो हम लोग तैरने लग जाएंगे, नहीं लगेंगे, क्योंकि अंटार्कटिका का बर्फ़ पिघलने का मतलब है समुद्र का लेवल बढ़ जाना। चलिए, अब ओजोन लेयर का एडवांटेज क्या है, ये सारी बातें जो हैं एक बार आप लोग खुद से रीडिंग मारिए, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से रीडिंग मारिए, थ्योरेटिकल है। 23 नंबर 24 नंबर, ठीक है जी, आप लोग खुद से रीडिंग मारिए, और इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। चलिए इधर देखिए, अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23, अरे सुन तो लो यार, ओजोन जो है एटमॉस्फेयर में कैसे प्रोड्यूस होगा, तो मैंने आपको बता दिया O2 O3 में कन्वर्ट होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। और आपको मालूम है O2 O3 में कन्वर्ट होने से यूवी लाइट क्या होती है, खर्च हो जाती है। इसमें दूसरा सवाल है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ और अर्थ। ये तो आपको मालूम है कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है, अगर यूवी लाइट ज़मीन पे आने लग जाएगी तो फिर क्या होगा, खतरा ही खतरा होगा, ठीक है। तीसरी बात ये है, इतनी बात तो इमोशनली भी तो समझते हैं हम लोग, ठीक है जी। अब हर बात को एक बार रीडिंग मान लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा एक और क्वेश्चन है कि वाई इज ओजोन नॉट प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपको मालूम है कि लोअर लेयर जो होता है ना, वो आयनोस्फीयर होता है। क्या होता है, आयनोस्फीयर। और आयनोस्फीयर में क्या होता है कि जो आयंस होते हैं, वो आयंस क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि O2 O3 में इंटरचेंजेबल है। अब वहाँ पर आयंस होंगे तो क्या करेंगे, या तो O2 को पकड़ लेंगे, ऑक्साइड बना देंगे, तो ऑक्सीजन और ओजोन को क्या होगा, इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बिंग आ जाएगा, जिसकी वजह से यूवी लाइट का क्या हो जाएगा, खर्च होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो सकता है इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है कि वाई डज ओजोन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको मालूम है 24 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बताया था कि O2 पावरफुल, O3 अनस्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने की वजह से वो आसानी से O3 से O2 में बदलता है, इसी वजह से वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। याद है, मैंने ये बात वहाँ भी बताई थी, फास्फोरस P4O6 की जगह P4O10 बना देता है ना। ये क्वेश्चन 15 ग्रुप में डिस्कस किया हुआ। चलिए अब आइए, एक और क्वेश्चन है कि गिव टू केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें 3-4 रिएक्शन दिया हुआ है, तो आप ये रिएक्शन आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे HCl का O3 से रिएक्शन करा है, HBr का O3 से, तो इसका रिएक्शन याद करने का सिंपल सा तरीका, ओजोन क्या करेगा, ऑक्सीजन ही तो देगा ना, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को खींच के वाटर में बदल देगा, नहीं बदलेगा। और जब ओजोन, दिमाग लगा के सोचो ना, जब ओजोन O3 जो है वो क्या कर रहा है, O दे रहा है, इधर देखो, इसको याद कैसे करते हैं, दिमाग से रट लेते हैं। O3 से रिएक्शन कर रहा है, तो ये तो 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो एक ऑक्सीजन इसको निपटा देगा, क्या बना देगा, वाटर। और बताओ यहाँ पर जो है वाटर जब बनाएगा तो साथ में O2 रिलीज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि O3 O दे रहा है तभी नहीं वाटर बन रहा। और साथ में क्या हो जाएगा, जो Cl हो जाएगा वो किस में बदल जाएगा, Cl2 में। तो ये रिएक्शन याद करने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर गलती से रिएक्शन आ गया कंप्लीट जिसमें, तो आसानी से लिख सकते हैं ना। खाली ये ध्यान रखिएगा, O3 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन देगा, तो ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन की दुश्मनी किससे है, हाइड्रोजन से। वो हाइड्रोजन के साथ वाटर बना देगा, O2 फ्री हो जाएगा और Cl2 फ्री हो जाएगा। यही कहानी देखो HBr के साथ रिएक्शन देने में लगी हुई। उसी तरह से देखो PbS के साथ, तो PbS के साथ क्या होगा, PbSO4 बना देगा और O2 रिलीज कर देगा। अरे आफ्टर ऑल कर क्या रहा है, सिंपल सा काम ही तो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसको याद रखेंगे कि जो लेड सल्फाइड है उसको सल्फेट में बदल देगा, कॉपर सल्फाइड को सल्फेट में बदल देगा, O2 तो अपने आप रिलीज हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, ठीक है। तो 2Ki प्लस O3 प्लस क्या है, वो O3 है। वो H2O क्यों लिखा हुआ मुझे भी नहीं मालूम, उसको O3 कर लो, ठीक है जी, क्योंकि ये हाँ, लेकिन KOH भी तो बना है, प्लस O2 भी होगा, हम समझते हैं Ki प्लस H2O प्लस O2 होगा, O3 होगा, प्लस O3 होगा, प्लस O3 लिख लो उसका।
अच्छा नहीं नहीं, वो रिएक्शन एक्चुअली आगे भी कंटिन्यू हुआ, अगले पेज में देखो आगे कंटिन्यू हुआ। वो आयोडीन जो जनरेट हुआ ना उस रिएक्शन में, वो फर्दर फिर ओजोन से रिएक्शन करके HiO3 में बना रहा हो। नहीं समझे? क्लियर? अब यहाँ पर H2S से रिएक्शन कराया है, ठीक है, तो H2O बन गया, O2 बन गया, सल्फर बन गया, है ना। तो ये रिएक्शन सिंपल है, थोड़ा सा भी दिमाग लगा के देखेंगे तो ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आइए, ठीक है जी। इसमें जो है सुन लो, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा रिएक्शन में ध्यान रखिएगा। रिएक्शन में मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में हैंड रिटन नोट जो दिया उसमें निशान लगा रखा है, स्टार बना रखा है, और उसी से है ना कंप्लीट दिस क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात कि अगर आप बोर्ड के लिए और अच्छा करना चाहते हैं तो आप 3 साल का पेपर उठा के देख लीजिएगा पी ब्लॉक से क्वेश्चन कैसे आया। 3 से 5 साल का क्वेश्चन कर लीजिएगा पी ब्लॉक से, तो रिएक्शन कितना रिटर्न वाला है, रटने वाला है, वो आपको सामने खुल करके आ जाएगा। समझ में आ रहा? बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। कंपटीशन में तो पूरी बात थॉरो पढ़नी है आपने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू अकाउंट फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एंड विस्कोसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है और विस्कोसिटी ज़्यादा क्यों होता है? तो देखो बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, ये देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पास 4 जगह है जहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। देखो इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब ज़्यादा होंगे ना, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। विस्कोसिटी समझते हैं ना, मतलब उसमें थिकनेस हो जाएगी। और साथ में बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जब हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है तो MPBP अपने आप ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जितना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा तो उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट खर्च होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वाई ओनली निग्लेजेबल क्वांटिटी ऑफ ओजोन इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रिक स्पार्क इज पास थ्रू ए ऑक्सीजन। बोल रहा है कि ऑक्सीजन, ओजोन जो है बहुत ही कम अमाउंट में क्यों बनता है। इस पर स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वाई ओनली निग्लेजेबल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रिक स्पार्क इज पास थ्रू ऑक्सीजन। बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी है ना, सॉरी, ओजोन बहुत कम अमाउंट में बनता है इलेक्ट्रिक स्पार्क करने पे, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब क्या है बच्चों कि कन्वर्जन ऑफ O2 ऑक्सीजन टू ओजोन इज एंडोथर्मिक। यानी ऑक्सीजन जब किस में बदलता है, किस में बदलता है, ओजोन में, तो एंडोथर्मिक है। एट हाई टेम्परेचर द ओजोन फॉर्म हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू डिकम्पोज। और आप ये भी जानते हैं कि ओजोन क्या अनस्टेबल होता है, तो वो बनता है एंडोथर्मिक है, और जब वो हाई टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, डिकम्पोज करेगा बिकॉज ऑफ इट्स लो डिसोसिएशन एनर्जी। क्योंकि O3 का डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ओजोन बनाते वक्त साइलेंट स्पार्किंग कराया जाता है, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता है, बनेगा तो टूट भी जल्दी जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, वाई इज ऑक्सीजन ओजोन इज नॉट प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। तो क्या देखा है, आंसर पढ़िए। ड्यू टू लो बाउंड डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी ओजोन इज हाईली रिएक्टिव इन लोअर लेयर, इट कंबाइंड विद द अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आपको मैंने बताया था कि लोअर लेयर में आयंस होते हैं, तो वो रिएक्शन कर लेंगे किसके साथ, ओजोन के साथ, और शिफ्टेड UV लाइट इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड रिजल्टिंग इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन लेयर इनटू ऑक्सीजन। तो अगर ऐसा होगा तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि O2 O3 में क्या है, इक्विलिब्रियम है। क्या बच्चों, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अगर आयनोस्फीयर होगा तो इक्विलिब्रियम को वो क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, यानी पूरे सिस्टम को वो डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से ओजोन लेयर गायब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, फॉर द डायल्यूशन ऑफ H2SO4 वाटर शुड बी एडेड टू कॉन्क H2SO4। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब एसिड में पानी मिलाते हैं तो पानी धीरे धीरे करके मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी और H2SO4 में क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मिक्सिंग ऑफ एसिड इन वाटर क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी उसमें हीट बाहर आता है। तो अगर बहुत सारा वाटर एक साथ मिला दिया तो बहुत सारा हीट बाहर आ जाएगा, तो बहुत सारा हीट अगर आने लगेगा तो वेपराइजेशन होगा, तो वो जो सोल्यूशन है वो बाउंस कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बाउंस। बाउंस मतलब कूदेगा, उछल करके आपके चेहरे पे पड़ सकता है, और वो एक्सप्लोसिव हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा हीट एक साथ निकल जाएगा तो बीकर भी ब्लास्ट कर सकता है, बीकर भी टूट जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से। इसलिए पानी हौले हौले मिलाना है, शाहरुख खान का गाना गाना है, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्क H2SO4 कैन नॉट बी यूज बाय फॉर ड्राइंग H2। H2SO4 को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते H2 को ड्राई करने के लिए। H2 समझते हैं ना, हाइड्रोजन गैस को सुखाने के लिए। हमको देखो, हाइड्रोजन गैस को सुखाने के लिए H2SO4 इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दिमाग लगा के सोचो, H2 हाईली इनफ्लेमेबल गैस होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हाईली इनफ्लेमेबल। अगर मान लो हाइड्रोजन के साथ पानी है तो पानी को हटाने के लिए H2SO4 इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है बच्चों? तो वो पानी को हटाएगा, लेकिन पानी को हटाने के दौरान वो हीट ज़्यादा जनरेट कर देगा। क्योंकि अभी मैंने देखा था पानी के मिक्सिंग में क्या होता है, हीट निकलता, तो वो इतना हीट निकालने लग जाएगा कि हाइड्रोजन गैस को तो वो अलग कर देगा, लेकिन बर्निंग करा देगा, पता चला कि आग लग जाएगा। तो इसका आंसर खुद से पढ़िए जल्दी से। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पे आइए। KMnO4 शुड नॉट बी डिजॉल्व इन H2SO4। KMnO4 को H2SO4 में डिजॉल्व नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि इसमें Mn2O7 कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? Mn2O7, जो क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है, ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए KMnO4 शुड नॉट बी डिजॉल्व इन कॉन्क H2SO4। क्लियर? ये IIT में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 31, SO2 इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम देन एसिडिक मीडियम, वाई? तो SO2 जो है अल्कलाइन मीडियम में पावरफुल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो ध्यान से, SO2 जब अल्कलाइन मीडियम में ले जाएंगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है। देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जनरेट करने वाला क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना भाई। समझ में आ रही बात? तो देखो रिएक्शन क्या हो रहा है, SO2 + 2H- क्या कर रहा है, SO4 2- और 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिया ना, तो इसलिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। देखो फिर से पढ़ लो सवाल, SO2 इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम देन एसिडिक मीडियम। अब देखो एसिडिक मीडियम में ये इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट ये नहीं होगा। अल्कलाइन मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जेईई में पूछे गए हैं, ये कंपटीशन में बोर्ड में आने की संभावना कम है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बोर्ड में आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन जो आएंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी के आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये सारे जेईई और नीट के कलेक्ट कर दिए थे मैंने असाइनमेंट में, कोशिश ये किया था मैंने। तो ये सारे क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं है याद कर लें, आपको याद क्या रखना है, याद वही रखना जो मैंने बता दिया। क्या याद रखना भाई, क्या याद रखना है, एनसीईआरटी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ड्राई SO2 डज नॉट ब्लीच ड्राई फ्लावर, वाई? आपको मालूम होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो ब्लीचिंग एक्शन रखता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, ब्लीचिंग एक्शन। इधर देखो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, अगर मॉइस्चर मिलेगा इसको तो H2SO3 में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, H2SO3 में। और ये गुलाब के फूल से, लाल गुलाब का फूल है, देखो लाल गुलाब है, तो इससे क्या करेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा, तो H2SO4 में बदल जाएगा। तो जब ऑक्सीजन ये खींचेगा तो लाल गुलाब उजला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उजला। इसको कहते हैं टेम्पोररी ब्लीचिंग। क्या कहते हैं, टेम्पोररी ब्लीचिंग। और ये ऑक्सीजन जब दोबारा पास करा देंगे लाल गुलाब से तो ये उजला हो चुका है पहले, अब फिर से लाल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो देखो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो। ड्राई SO2 डज नॉट ब्लीच ड्राई फ्लावर, वाई? देखिए आंसर लिखा हुआ होगा, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर द नेसेंट हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड। SO2 वाटर से रिएक्शन करके क्या बना, H2SO4 + हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, वो खींच रहा है। H2SO3 नहीं बनेगा, H2SO4 बनेगा बच्चों। ठीक है जी। अब याद रखिएगा, ब्लीचिंग एजेंट 2 होता है, एक ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट होता है। ब्लीचिंग पाउडर समझते हैं, CaOCl2, वो ब्लीचिंग परमानेंट करता है। जो लेडीज लोग चेहरा ब्लीच कराती हैं वो ब्लीचिंग एजेंट से कराती हैं। ठीक है जी। और वो जो ब्लीचिंग एक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, ध्यान रखिएगा। जो लेडीज लोग कराती हैं ब्लीचिंग, आजकल तो जेंट्स भी कराने लग गए हैं, ठीक है, तो वो जो ब्लीचिंग एक्शन है वो क्या, परमानेंट ब्लीचिंग है। क्या है? इसलिए आप देखेंगे जितने ज़्यादा लोग ब्लीचिंग एक्शन करवाते हैं चेहरे पे, तो उनका धीरे धीरे चेहरा क्या होता है, स्टिफ हो जाता है। स्टिफ हो जाता है मतलब वो धीरे धीरे उनका जो चेहरा होगा वो ख़राब होने लग जाएगा। इसलिए ब्लीचिंग कभी एक आध बार करा लिया तो करा लिया, और हर दो तीन महीना पे ब्लीचिंग नहीं कराना चाहिए। ठीक है जी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीचिंग करता है वो परमानेंट है, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड जो ब्लीचिंग करता है वो टेम्परोरी है।
दूसरी बात, जो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, और ये जो ब्लीचिंग एक्शन करता है वो क्या है, रिड्यूसिंग नेचर का। देखो हाइड्रोजन दे रहा है ना, हाइड्रोजन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, H2SO4 cannot be dried over conc H2SO4, H2S cannot be dried over conc H2SO4। तो आपको मालूम होना चाहिए कि H2SO4 is a strong oxidizing agent and while H2S is a strong reducing agent, both react to form free solution। यानी H2S को हम इस्तेमाल H2S cannot be dried over conc H2SO4, मतलब क्या हुआ कि H2S को सुखाने के लिए H2SO4 इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? तो इसकी वजह यह है कि H2S जो है वो H2SO4 से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है जी। इसका काम जो है वाटर नहीं खींचना बल्कि आपस में भिड़ जाता है, रिएक्शन करके न्यूट्रल सॉल्यूशन बना देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, HNO3 कैनॉट बी यूज टू प्रिपेयर H2S। वाई? HNO3 इस्तेमाल नहीं किया जाता है H2S बनाने में। तो HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो ये क्या करेगा कि HNO3 है ना यहाँ, इसको इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि HNO3 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो सल्फर को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है जी। तो यहाँ देखो H2S किसमें बदल गया, सल्फर में। अब वो सल्फर को H2S को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हट गया ना। अरे हाइड्रोजन हटने को भी तो ऑक्सीडेशन कहते हैं ना रे भाई, नहीं समझ में आया क्या? अब अगला क्वेश्चन, इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO2 इज नॉट डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड होता है। ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड होता है। तो बोलता है कि H2SO4 बनाते वक्त कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 को डायरेक्ट पानी में डिजॉल्व क्यों नहीं करते? तो देखो आंसर लिखा हुआ है, SO2 रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म H2SO4 विच इज नॉट इजीली कंडेंस्ड एस्केप इन द एटमोस्फेयर। यानी अगर डायरेक्ट आपने SO2 इस्तेमाल कर लिया तो H2SO4 बनेगा, वो क्या हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा, यानी सॉल्यूशन से बाहर भाग जाएगा। और H2SO4 को आप देख करके मुस्कुराते रह जाएंगे, वो आपके हाथ नहीं लगेगा। नहीं समझ में आया? SO2 को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलिए अब असाइनमेंट को 16 ग्रुप का असाइनमेंट हो गया। देखो बच्चों 16 ग्रुप खत्म हुआ है। खत्म होने का मतलब ये है कि आपके असाइनमेंट में जो मैंने दिया है उसमें सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन आपको फॉलो करना है बोर्ड वाले को क्या, NCERT, और नीट वाले को सब कुछ फॉलो करना। अब 17 ग्रुप शुरू करेंगे अगले लेक्चर में।